समय में राजा और रानियों का जीवन वैभव और विलासिता से पूर्ण होता था। कुछ ऐसा ही जीवन था रानी पद्मिनी का। हजारों दासियां पद्मिनी की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। बेशकीमती आभूषणों और राजसी वस्त्रों से सजी हुई रानी पद्मिनी अभूतपूर्व सौंदर्य वाली स्त्री थी। रानी पद्मिनी के लाल रंग से सजे अधर देखकर तो अच्छे अच्छे पुरुष भी दीवाने हो जाते थे। पर फिर भी कुछ राज बात थी रानी पद्मिनी में, जो इतनी आकर्षक छवि वाली होते हुए भी लोगों की कामुक लालसा से बची रहती थी। आखिर ऐसी क्या बात थी वो? किसी और दिन की तरह उस दिन भी सुबह सुबह रानी पद्मिनी की दासियां अपनी प्रिय रानी को सजाने में लगी हुई थी। दो दासियां रानी के घने लंबे केश पर हीरे जड़ित आभूषणों से संवार रही थी, तो कोई अपनी रानी के नखों पर सुंदर रंग लगा रही थी। अनमोल रेशमी वस्त्रों से सजी हुई महारानी के हाथ में चमचमाते स्वर्ण और कांच के कंगन शोभा बढ़ा रहे थे, और उनकी कमर पर एक भारी सा कमरबंद अपनी रानी के कामुक तन से लगकर शायद अपनी किस्मत पर घमंड भी कर रहा था। सर पर मांगटिका पहनी हुई महारानी पद्मिनी अब लगभग तैयार हो चुकी थी। उनकी प्रिय सखी भानुमति उनके सर पर एक सुंदर सी चुनर ओढ़ रही थी। इतनी खूबसूरत चुनर थी वो, जिस पर जड़ित हीरे किसी तारे की भांति चमक रहे थे। कितना सुंदर पल था वो जब मुस्कुराती हुई महारानी के आसपास उनकी दासियां अपनी प्यारी रानी से खिलखिलाते हुए बातें करती हुई उन्हें सजा रही थी। हमारी रानी पद्मिनी से दुनिया में कोई भी स्त्री और सुंदर न होगी। क्यों सखियों, सही कहती हूँ न मैं? भानुमति ने रानी के सर पर चुनर उड़ाते हुए बोली। अरे ये भी कोई कहने की बात है भला? रानी के कमरबंद को कसती हुई कनिष्का ने कहा। बस बस चुप करो तुम दोनों। ये बात रानी रूपमती से न कह देना तुम लोग। रानी पद्मिनी ने अपनी चुनर को हाथ से पकड़कर अपने उरोजों के ऊपर ढंकते हुए बोली। तने हुए सीने पर उनके उन्नत उरोज और उनका गर्व से उठा हुआ सर रानी पद्मिनी की शोभा और बढ़ा देता था। रानी के साथ उनकी सहेलियां अटखेलियां करती हुई हंस ही रही थी कि तभी वहां एक दासी एक संदेश लेकर उनके पास पहुंची। महारानी पद्मिनी जी, आपके लिए एक खास संदेश है, कमला दासी ने कहा। क्या बात है कमला? इतनी सुबह सुबह क्या विशेष बात है? पद्मिनी ने कमला से पूछा। महारानी जी, क्षमा चाहती हूँ, पर हमारे पड़ोसी राज्य के राजा शूरसेन आपसे मिलने आए हैं और आपसे तुरंत वार्ता करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो अपनी सेना को भी साथ लेकर आए हैं और उनकी सेना हमारे राज्य की सीमा के बाहर खड़ी है, कमला दासी ने कहा। अच्छा, राजा शूरसेन की ऐसी उद्दंडता? एक छोटे से राज्य के राजा होते हुए भी हमारे राज्य में अपनी सेना को लेकर आने का उन्होंने दुस्साहस किया। चलो जरा देखे तो सही, आखिर क्या बात करना चाहते हैं वो? रानी पद्मिनी की आवाज में थोड़ा अभिमान भी था और थोड़ी हंसी भी। वो जानती थी कि उनके राज्य की सेना के सामने शूरसेन की सेना बहुत छोटी थी। पर आखिर बात क्या थी जो शूरसेन ने ऐसा साहस किया? महारानी पद्मिनी उठ खड़ी हुई। उस वक्त रानी पद्मिनी एक वीरांगना की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके तने हुए वक्ष पर उनके कोमल उरोज उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। क्या तेज था उनके चेहरे पे कि कोई भी या तो उनकी ओर तुरंत आकर्षित हो जाए या फिर भय से नतमस्तक हो जाए। रानी पद्मिनी अब उस कक्ष की ओर बढ़ रही थी जहां राजा शूरसेन उनका इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे पीछे अनेकों दासियां चल रही थी। रानी पद्मिनी का तन इतना सुंदर था जैसे मानो किसी ने उनका एक एक अंग अपने हाथों से उत्तम तरह से तराशा था। उनके नितंब इतने बड़े और भारी प्रतीत होते थे जिसके सामने सुंदर से सुंदर कामिनी भी फीकी पड़ती। उनके एक एक कदम पर उनके नितंब इस तरह से हिलते कि किसी की भी हृदय की गति बढ़ जाती। एक सुंदर जन्नी के अनुरूप उनके नितंब थे। उनके उरोज भी इतने बड़े सुडौल और आकर्षक थे कि कोई भी स्त्री उनके तन को देखकर ईर्ष्या से जल उठे।
उनके उभरे हुए उरोजों को देखकर उनकी प्रजा को उनमें या तो प्रजा के प्रति बहता हुआ वात्सल्य और ममता दिखती या फिर एक बेहद कामुक स्त्री। यह तो देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता था। पर आखिर रानी पद्मिनी इतनी अभूतपूर्व सौंदर्य को कैसे पा सकी थी? उनमें कुछ तो था जो एक सामान्य स्त्री के पास होना असंभव था। रानी पद्मिनी जैसे ही अतिथि कक्ष में पहुंची, उन्होंने तुरंत ही अपना सिंहासन ग्रहण किया और वहां उपस्थित सभी दरबारी अपनी दिव्य महारानी के समक्ष हाथ जोड़कर उनका नमन करने लगे। और वही अहंकारी राजा शूरसेन ने भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहो राजा शूरसेन, आपके हमारे राज्य में इस प्रकार आने का प्रयोजन क्या है? हमारी दासी कह रही थी कि आप हमसे अविलंब ही वार्ता करना चाहते हैं। रानी पद्मिनी ने गर्व से अपना सर ऊंचा रखकर एक प्रभुत्व भरी आवाज के साथ कहा। परंतु उनके कहने की शैली में कुछ था जो एक पुरुष को अंदर तक हिलाकर रख देता। उन्हें देखने वाला पुरुष यह तय नहीं कर पाता था कि उनसे कुछ कहने वाली ये महारानी कह रही है या फिर एक अद्भुत सौंदर्य वाली कामुक स्त्री। रानी पद्मिनी की इस शैली का असर ये होता था कि कोई भी पुरुष उनके सामने थोड़ा सकपका कर तुरंत ही थोड़ा कमजोर पड़ जाता था। राजा शूरसेन पर भी कुछ ऐसा ही असर हो रहा था। अपने सामने लंबे सुंदर केश से सज्जित, उत्तम तन की स्वामिनी और रेशमी साड़ी में सजी हुई सुंदरी जिसके बड़े बड़े स्तन और नितंब थे, उसे देखकर राजा शूरसेन एक पल को अपने यहाँ आने के प्रयोजन को भूल ही गया था। महाराज प्रद्युम्न को मेरा नमस्कार, राजा शूरसेन ने कहा। उनके ऐसा कहते ही दरबार में उपस्थित रानी पद्मिनी के मंत्री क्रोध से भर गए। राजा शूरसेन, ये मत भूलिए कि आप महारानी पद्मिनी को संबोधित कर रहे हैं। उचित यही होगा कि आप उन्हें महारानी कहकर संबोधित करें। एक मंत्री शिशुपाल ने राजा शूरसेन को चेतावनी देते हुए कहा। एक पुरुष चाहे किसी भी तरह अपना रूप बदल ले और स्त्रियों की तरह साज सज्जा कर आभूषणों से खुद को स्त्री के रूप में बदल ले, तब भी वह पुरुष ही रहता है। मैं यहाँ महाराज प्रद्युम्न को ही संबोधित करूंगा, फिर चाहे उन्होंने एक महारानी का ही रूप क्यों न धरा हो, राजा शूरसेन ने कहा। राजा शूरसेन, मंत्री शिशुपाल ने अब और क्रोधित होते हुए कहा और उनके हाथ उनकी कमर में लगी तलवार पर चले गए। शांत शिशुपाल, महारानी पद्मिनी ने मुस्कुराते हुए शिशुपाल से कहा। राजा शूरसेन कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं, वो हमें जैसे चाहे संबोधित करे। महारानी पद्मिनी ने एक मोहक मुस्कान के साथ शूरसेन की ओर देखते हुए कहा और फिर अपने उरोजों पर अपनी चुनर को अपने हाथों से ढंकते हुए बोली, हम भी देखें कि आखिर वे कब तक हमें एक महाराज की तरह देखते हैं। शूरसेन, तुमने अब तक अपने यहाँ आने का प्रयोजन नहीं बताया, हम सुनने को आतुर है। महाराज, मैं यहाँ आज इसलिए उपस्थित हूँ क्योंकि मैं आपके राज्य में होने वाले अधर्म के प्रति चिंतित हूँ, शूरसेन ने कहा। महारानी पद्मिनी को शायद अंदेशा था कि शूरसेन क्या कहना चाहते हैं। वो मुस्कुराते हुए उनसे बोली, अधर्म? कैसा अधर्म राजन? जिस राज्य का राजा एक स्त्री की तरह आचरण करता हो, जो न स्वयं ऐसा गलत कार्य करता हो बल्कि अपनी प्रजा को भी ऐसा करने से रोकता न हो, वो तो अधर्म ही है। आपके राज्य में पुरुष स्त्री की भांति कपड़े पहनकर एक स्त्री की तरह आचरण करते हैं। ये अधर्म नहीं तो और क्या है, शूरसेन ने कहा। महारानी पद्मिनी अपने हाथों में लिपटी हुई साड़ी को संभालते हुए मुस्कुराते हुए बोली, राजन, इसमें अधर्म कहाँ है? आप यहाँ उपस्थित स्त्रियों को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें स्त्री कौन है और पुरुष कौन है? जिसे आप अधर्म कह रहे हैं, उसे मैं मानती हूँ कि यह तो केवल खुद को सुंदर बनाने के लिए की हुई साज सज्जा है। ये पुरुष और मैं स्वयं जो स्त्री रूप में यहाँ है, हम तो केवल न खुद की अपितु इस जगत की सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। ये कोमलांगी स्त्रियां इस जगत में अपनी सुंदरता से प्यार को बढ़ावा देती है, पर यदि आवश्यकता पड़े तो वीरांगनाएं बन हमारे राज्य की रक्षा भी करती है। इसमें अधर्म कैसा राजन?
राजा शूरसेन महारानी पद्मिनी की लुभावन अदाओं से शायद विचलित हो रहे थे। फिर भी उन्होंने कहा, पुरुषों का स्त्री बनना गलत है। इस तरह तो यह समाज ध्वस्त हो जाएगा और मैं यह होने नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। यदि आपने इस अधार्मिक आचरण को तुरंत नहीं रोका तो मैं अपनी सेना समेत आपके राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। राजा शूरसेन की ऐसी दुस्साहस भरी बात सुनते ही सभा में उपस्थित सभी ने अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। रानी पद्मिनी की सेविकाएं और मंत्री इस तरह अपनी महारानी का अपमान नहीं देख सकते थे। पर उनके जवाब में शूरसेन ने भी अपनी तलवार हवा में लहराई। महारानी पद्मिनी यह सब शांति से देख रही थी। वो बोली, शिशुपाल और सभी सभागण, अपनी अपनी तलवार अंदर कर ले, यह तरीका उचित नहीं है। हमारे आए हुए अतिथि से पेश आने का मैं राजा शूरसेन से एकांत में बात करना चाहती हूँ। कृपया आप सभी इस कक्ष से बाहर चले जाएं। भानुमती, तुम इस कक्ष का दरवाजा बंद कर दो। जब तक हमारी आज्ञा न हो तब तक इस कक्ष के भीतर कोई भी न आने पाए। रानी पद्मिनी ने सभी को बाहर जाने का आदेश दिया। सभी अपनी रानी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, पर उनकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सभी को जाते देख राजा शूरसेन ने अपनी तलवार अंदर कर ली। अब उस कक्ष में केवल राजा शूरसेन थे जिनके पास उनकी तलवार थी, और उस कक्ष में थी एक परम सुंदरी महारानी पद्मिनी जिनके पास अपने रूप के अलावा कोई और अस्त्र नहीं था। अब महारानी पद्मिनी क्या करने वाली थी? महारानी पद्मिनी ने शूरसेन की ओर नटखट नजरों से देखा और बोली, राजन, अब इस कक्ष में और कोई नहीं है। आप हमारे निकट आकर क्यों नहीं बैठते हैं? आप जैसे बलिष्ठ और वीर राजा के साथ बैठकर मैं कोमल नारी खुद को बेहद सौभाग्यशाली समझूंगी। राजा शूरसेन ने रानी पद्मिनी की ओर देखा तो उन्हें एक बेहद सुंदर कामुक स्त्री दिखाई दी। वो जानते तो थे कि ये रानी नहीं बल्कि एक राजा प्रद्युम्न है। फिर भी सामने दिख रही कामुकता से भरी हुई स्त्री को नकारना आसान नहीं था। उस अकेली स्त्री के उन्नत बड़े बड़े उरोजों, स्तनों को देखकर राजा के मन में एक लालसा बढ़ रही थी। पर फिर भी खुद को वो मन ही मन समझाते रहे कि यह सिर्फ आंखों का धोखा है। पर रानी के रस भरे होंठ उन्हें अपने पास बुला रही थी। किसी तरह राजा शूरसेन रानी के पास आकर बैठे, पर फिर भी उन दोनों के बीच कुछ दूरी थी। राजन, इस तरह आप दूर क्यों बैठे हैं? आप हमारे तन से सटकर बैठिए। क्या आपको हमारा सौंदर्य आकर्षक नहीं लग रहा? रानी पद्मिनी का ये निवेदन राजा शूरसेन अस्वीकार नहीं कर सके। उस रूप और रानी के तन से आती हुई महक से राजा शूरसेन रानी की ओर मोहित होते जा रहे थे। पास आकर वो रानी से बिल्कुल लगकर बैठ गए और अपना एक हाथ उन्होंने रानी की जंघा पर रख दिया। रानी की जांघों पर लिपटी रेशमी साड़ी को छूते ही जैसे उनके तन में आग लग गई। रानी के तन पर फिसलती हुई साड़ी पर राजा के स्पर्श को पाकर रानी एक पल के लिए आंखें बंद कर जैसे खुद राजा की तरफ मोहित होने लगी, और फिर शूरसेन के चेहरे के बेहद करीब आकर अपने होंठों को खुद काटते हुए बोली, सच बताइएगा राजन, क्या मैं आपको आकर्षक लगती हूँ? क्या मैं सुंदर नवयौवना लग रही हूँ आपको? आप बहुत आकर्षक लग रहे हैं। आपके इत्र की महक मुझे मोहित कर रही है। राजा प्रद्यु शूरसेन अब भी खुद को संभालते हुए यह याद दिला रहे थे कि यह स्त्री राजा प्रद्युम्न है। राजन, कब तक आप मुझे राजा प्रद्युम्न कहकर यूं अपमानित करते रहेंगे? क्या आपको मुझ में एक स्त्री और उसकी हृदय की भावनाएं नहीं दिखाई देती? अब तो इस कक्ष में कोई और नहीं है, सिर्फ मैं और आप है। फिर भी इस एकांत में भी क्या आप हमें इसी तरह तड़पाएंगे? रानी पद्मिनी ने शूरसेन का हाथ अपने कोमल हाथों में लेकर शूरसेन के और समीप आकर कहा। उनकी आवाज में एक स्त्री के तन की तड़प साफ झलक रही थी, जिसे शूरसेन के लिए अनदेखा करना और कठिन होता जा रहा था।
आहें भरती हुई रानी पद्मिनी के उभरते स्तनों को छूने की ललक शूरसेन को भी दीवाना कर रही थी। रानी पद्मिनी। आखिर शूरसेन ने रानी को रानी की तरह संबोधित किया तो रानी पद्मिनी मुस्कुरा उठी। आपके जैसे रूप सौंदर्य वाली स्त्री मैंने आज तक नहीं देखा है, और आपके ये सुंदर उरोज मुझे उन्हें छूने के लिए लालायित कर रहे हैं। राजा शूरसेन की नजरें रानी पद्मिनी के लज्जावस्त्र के बीच से झांकती हुई उनके स्तनों को देख रही थी और उन पर मोहित राजा शूरसेन अपने हाथ उठाकर उनको छूने के लिए बढ़ाने लगे तो रानी पद्मिनी ने तुरंत उनका हाथ हटाकर अपनी चमचमाती चुनर से अपने स्तनों को ढक लिया और राजा शूरसेन से विमुख होकर बोली, राजन, आप तो धार्मिक राजा है। क्या ये उचित है कि आप इस तरह एक पराई स्त्री की शोभा पर हाथ लगाएं? पर आप तो स्त्री नहीं महारानी। और राजा शूरसेन ने रानी पद्मिनी की चुनर हटाकर रानी पद्मिनी के कोमल स्तनों को अपने हाथों से छूकर दबाने लगे और फिर उन्हें अपनी उंगलियों से मसलने लगे। उनके इस कृत्य से रानी पद्मिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मीठा दर्द अनुभव करते हुए आहें भरने लगी। उनके स्तन राजा शूरसेन के हाथों के स्पर्श से मानो और फूलने लगे थे। ओह राजन, आप क्यों मेरे स्त्रीत्व को नकार कर मेरा अपमान कर रहे हैं? पर राजा शूरसेन ने अपने हाथों को रोका नहीं। वो रानी पद्मिनी को और उत्तेजित करने लगे तो रानी बोली, राजन, मैं तो अपना राज्य आपको सौंपकर आपकी दासी बनकर अपने तन से आपकी सेवा करने को आतुर हूँ। रानी की आहें अब बढ़ती जा रही थी। तो क्यों न आप सब भुलाकर मुझे अपनी दासी या रानी बना ले। रानी पद्मिनी का प्रस्ताव सुनकर राजा शूरसेन उत्तेजित होते हुए भी रुक गए। कुछ सोचते हुए बोले, महारानी पद्मिनी, यदि मैं आपको रानी के रूप में स्वीकार करता हूँ और इस तरह पुरुष का स्त्री बनना नहीं रोकता हूँ, तो यहाँ अधर्म होगा। यह गलत होगा और मैं यह नहीं कर सकता। पर राजा पर मोहित रानी का प्यासा तन शायद अब रुकना नहीं चाहता था। ये कैसे अधर्म की बात कर रहे हैं राजन? मैं तो बस आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। रानी ने पलटकर शूरसेन के होंठों को अपनी कोमल उंगलियों से छुआ जैसे वो उन्हें चूमना चाहती हो और फिर अपने स्तनों को राजा के तन से लगाकर उनकी जंघा पर हाथ रखते हुए बोली, मेरे पास एक उपाय है राजन। रानी पद्मिनी ने अपना हाथ अब शूरसेन की जंघा से सरकाते हुए उनके लिंग पर रख दिया। शूरसेन का अब खुद पर वश न था। वो भी अपनी आंखें बंद कर बोले, कैसा उपाय महारानी? शूरसेन का प्रश्न सुनकर महारानी बेहद खुश हो उठी और मुस्कुराते हुए बोली, आपकी सारी दुविधा इसलिए है क्योंकि आप मेरे स्त्री बनने को अधार्मिक मानते हैं। क्यों न आप स्वयं एक दिन के लिए इस स्त्री वेश का आनंद लेकर देखें। आपको केवल स्त्री के वस्त्र और साज सज्जा ही एक दिन के लिए अपनानी है। यदि इस एक दिन के बाद भी आपको यह अधार्मिक लगता है तो आप जैसा कहेंगे मैं और मेरा राज्य वैसा करने को तैयार होंगे। रानी का प्रस्ताव सुनकर राजा शूरसेन चुप रहे। क्या बात है राजन? क्या आपको आपकी इस प्रियतमा का यह छोटा सा अनुरोध भी स्वीकार नहीं है? रानी पद्मिनी राजा शूरसेन से और जोरों से लिपट गई। रानी पद्मिनी की खुशबू और कोमल स्तनों के स्पर्श से राजा शूरसेन बेसुध से हो रहे थे। ठीक है महारानी, एक दिन के लिए मैं स्त्रीवेश के लिए तैयार हूँ, पर उसके बाद आपको मेरी हर बात माननी होगी। जरूर राजन, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। महारानी पद्मिनी खुशी से चहक उठी। आपके इतने लंबे और भरे हुए केश के साथ मुझे विश्वास है कि आप मुझसे भी आकर्षक स्त्री बनेंगे। महारानी हंस उठी और फिर उन्होंने आवाज दी, भानुमति, कक्ष के द्वार खोल दिए जाए। महारानी पद्मिनी की आवाज सुनते ही भानुमति द्वार खोलकर अंदर आ गई और राजा शूरसेन के समीप बैठी महारानी पद्मिनी के पास आकर खड़ी हो गई। भानुमति, राजा शूरसेन आज हमारे साथ हमारे अतिथि बनकर हमारे रनिवास में रहेंगे और स्वयं आज एक स्त्री बनकर हमारी सखी की तरह रहेंगे।
दासियों से कह दो कि राजा शूरसेन की साज सज्जा की तैयारी शुरू की जाए। हमारी सखी के लिए महंगे से महंगे आभूषण और सुंदर से सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था की जाए। रानी पद्मिनी ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा तो भानुमति भी मुस्कुरा उठी। जो आज्ञा महारानी। और फिर रानी पद्मिनी स्वयं राजा शूरसेन का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने रनिवास की ओर ले जाने लगी।